सब विदेशी वस्तुनर गतिरतिरीत लखात। सब विदेशी वस्तुनर गतिरतिरीत लखात। भारतीयता कछु न अब भारत मादर साथ वे प्रेम धन भारत मादर साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका 15 से 20 मिनट रील्स देखने में निकल जाता होगा। आपका 15 से 20 मिनट नाश्ते करने में, बातचीत करने में, गप्पे शप्पे लड़ाने में निकल जाता होगा। आपका 15 से 20 मिनट किसी भी इधर उधर के काम में निकल जाता होगा। लेकिन आप अगर अपने उसी 15-20 मिनट के समय को मेरे साथ बिताएं, मेरे साथ इस चैप्टर पर को पढ़ लें, तो आपका ये 15 से 20 मिनट आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये सही बात है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 10th के बिहार बोर्ड के हिंदी बुक से काव्यखंड से चैप्टर 4, जो है स्वदेशी कविता, जिसको लिखा है बद्री नारायण चौधरी जी ने। तो आज मैं आपको इस कविता के बारे में बताने वाला हूँ और इस कविता का क्या अर्थ है ये भी समझाने वाला हूँ। इस कविता के अंतर्गत बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी ने हमारे देश के बारे में समझाया है कि आज भारत में जो है स्वदेशी चीज़ क्यों दिखाई नहीं देती, भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती, इसको समझाया है कवि ने। तो चलिए हम लोग समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, और पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, आप एक भी पद को, एक भी शब्द का अर्थ समझे बिना यहाँ से नहीं जाएं। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो लेखक महोदय हैं उनका नाम तो प्रेमधन है, ठीक है, और बद्री नारायण चौधरी इनका पूरा नाम है और इन्हें संक्षेप में प्रेमधन कहा जाता है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं। देखिए किस युग के हैं ये, तो ये हमारे हैं भारतेंदु युग के हैं। दिखाया कि हाँ ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म जो है 1855 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1855 में। कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में। इनका जन्म जो है 1855 में हुआ था, मिर्ज़ापुर। देखिए यहाँ लिखा है 1855 मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो यूपी में। यूपी के इलाहाबाद जो है वहाँ उसके पास पड़ता है। और इनका निधन हो गया था 1922 में। दोस्तों, ज़्यादा दिन इनका जीवन काल रहा नहीं, ठीक है। 45 साल और 22 साल, 45-20 75, सॉरी 45-20 65 और 65 और 2 67, यानी कि इनका जीवन काल कितना रहा? 67 ईयर्स का। 67 ईयर्स का इनका जीवन काल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी कविता में और जीवन में दोनों ही में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनको जो है अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे, ठीक है। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, ठीक है। बहुत ही कलात्मक लिखते थे और अलंकृत यानी कि सजा हुआ गद्य लिखते थे, ठीक है। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। वाह, क्या है? भारत के अलग अलग स्थानों का ये घूमे, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर ये घूमे इन्होंने। 1874 में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। वाह, 1874 याद रखिएगा आप लोग, कौन सा समाज बनाए थे इन्होंने? रसिक समाज, ठीक है। 1874 में रसिक समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। कौन कौन चीज़? तो देखिए ध्यान से, आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद वे साहित्य सम्मेलन से के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। जब कलकत्ता में हुआ था साहित्य अधिवेशन तो उसके ये क्या रहते? सभापति रहते, यानी कि उसको अध्यक्षता किए थे उस सभा का, ठीक है। उनकी रचनाएं प्रेमधन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। इनकी जितनी भी रचना है उनको प्रेमधन सर्वस्व कहा गया है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे, ये चारों चीज़ थे, ठीक है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये एक और ये दो, ये दो क्या है? इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। चलिए और आगे इसके बाद कहा जा रहा है कि जीर्ण जनपद नाम का एक कविता लिखे थे, काव्य लिखे थे, जिसमें क्या बताए थे? तो ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी चित्रण किए थे। जो गांव का जीवन होता है वो कितना दुखमय होता है, कितना कष्टदायक होता है, इसका उन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया था, मतलब सही चित्रण किए थे। प्रेमधन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि भाषा में की थी। कौन सी भाषा? एक है ब्रज भाषा और अवधि भाषा में इन्होंने रचना की थी। किंतु होता क्या है कि इस युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता की साफ दिखलाई पड़ती है, ठीक है। किंतु युग का प्रभाव था, इसलिए इनके अंदर जो है खड़ी बोली और गद्य उन्मुखता ये सब जो है दिखाई पड़ता है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। इनका कविता की अगर बात करें तो वो क्या है?
के काव्य में लोक उन्मुखता क्या दिखाई देता है? लोक उन्मुखता और यथार्थ परायणता। ठीक है, लोगों के प्रति उन्मुख थे और सच्चाई के प्रति ये कटिबद्ध थे, तो ये दिखाई देता है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोध किया। ये क्या किए? राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वाधीनता की जो चेतना था उस चेतना को इन्होंने अपना साथी बनाया और इस साथी से क्या किए? इन्होंने साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद और सामंतवाद इन दोनों का कड़ा विरोध किया। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रेमधन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ जो है प्रेमधन सर्वस्व से लिया गया है कुछ दोहे और उस दोहे को जो है शीर्षक दिया गया है स्वदेशी और यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। इन दोनों में क्या दिया गया है? नवजागरण का स्वर है, मतलब नए लोगों के प्रति जगाने के प्रति जागरण का बात किया गया है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। जितने भी दोहे हैं उनकी जो विषय वस्तु है वो इतना अच्छा है कि उससे पूरा शीर्षक जो है सार्थक सिद्ध हो जाता है। जो दोहों की विषय वस्तु है और उनका काव्य का जो वैभव है उससे जो है ये शीर्षक सार्थकता मिल जाता है शीर्षक को। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। कवि की चिंता की बात कर लीजिए या स्वर भंगिमा की बात कर लीजिए, ये जो है आज जो है कहीं अधिक ही ये प्रासंगिक है। आज के समय भी इसका लोग इसको रिलेट कर सकते हैं आज के जीवन से भी। चलिए हम तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो कविता का शीर्षक है वो क्या है? स्वदेशी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, अपने राष्ट्र का। हम देखते हैं हमारा पहला कौन सा है? तो हमारा पहला है ये वाला, नंबर 1 ये वाला है। सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। ठीक है, ये हमारा देखिए, तो ये जो पहला दोहा है इसे हम गा भी सकते हैं। देखिए जैसे इस तरह से, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत मादर सात रे प्रेम धन भारत मादर सात। इस तरीके से आप इसको गाकर इस पदों को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब समझते हैं। कह रहे हैं स्वदेशी में, कविता में प्रेमधन महोदय कि जितने भी वस्तु है, नर है, यहाँ के लोग जो व्यक्ति हैं, और गति है और रति है, रीति है, यहाँ की रीतियाँ हैं, वो सब जो है इस तरह से दिखने में लग रहा है कि इसमें भारतीयता तो नजर ही नहीं आ रहा है। भारतीयता जो है अब कुछ नहीं नजर आता है भारत में, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला है हमारे, कह रहे हैं इस तरीके से कि मनोज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कींधो के हैं ये क्रिस्तान। मतलब कि कह रहे हैं कि भारत के मनुष्यों को देखकर लोग अब पहचान नहीं सकता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन है क्रिश्चियन। ठीक है, ये देखना मुश्किल है कि यहाँ के लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं कि सारे के सारे क्रिश्चियन ही हो गए। इस तरीके से कवि कह रहे हैं, यानी कि भारत में बिल्कुल भी लोग अपनी पहचान से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, चलिए और अगला क्या कहते हैं? अगला कहते हैं ये, पढ़ी विद्या परदेश की, ठीक है, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। कहने का मतलब है कि लोग जो है बाहर पढ़ने जाते हैं, लंदन, पेरिस, अमेरिका पढ़ने जाते हैं, और जो है ये सब करके जो है बुद्धि भी लोग वहीं का ले आते हैं, यानी कि सोच भी लोग वहीं का बनाकर आ जाते हैं, और चाल चलन भी वहीं के सीख के आ जाते हैं, और वही जो है चाल चलन उनको ज़्यादा पसंद आ जाता है भारतीय चाल चलन की अपेक्षा। ये कहने का यहाँ अर्थ है। चलिए अगली बार कहा जा रहा है, ठाठ विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। कहने का मतलब है कि सब व्यक्ति अपने आप को विदेशी ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो देश को ही विदेश बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और सपना में भी अब जो है भारतीयता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है ना, ये इसका मतलब है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ें। आगे जो है आगे कहा जा रहा है कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। कह रहे हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, लोग अब हिंदू लोग जो है, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो हिंदी नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं तो अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ठीक है, अब लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं और अंग्रेजी का ही उपयोग करते हैं, ऐसा लगने लगा है कि हिंदी तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को और अपने देश की जो अच्छी परंपराएं हैं उनका हम संरक्षण करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत।
ठीक है, कहने का मतलब है कि लोग जो है अंग्रेजी वाहन मतलब अंग्रेजी गाड़ियों पर चलते हैं, अंग्रेजी बस मतलब अंग्रेजी जो है कपड़े पहनते हैं और वेशभूषा भी वैसे ही रखते हैं और रीति और नीति भी अंग्रेजों जैसे ही लोग रखने लगे हैं। और अंग्रेजी के घर में ही लोगों का अब रुचि हो गया, मतलब इंग्लिश यानी कि अंग्रेज जो घर बनाते हैं जिस तरीके का, उस तरह के घर और उसी तरह की सभी तरह की वस्तुओं में भी अब लोगों का भारत के लोगों का रुचि होने लगा है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लगा लजात। कहने का मतलब है कि ये समझा रहे हैं कि जब भारत के लोग ही जब कोई हिंदुस्तानी नाम भारतीय नाम सुन लेते हैं तब वो बिल्कुल ही लजा जाते हैं, मतलब बिल्कुल शर्मा जाते हैं। ठीक है, चाहते नहीं है कि वो हिंदुस्तानी नाम लेकर सामने गर्व के साथ किसी और देश के सामने अपने नाम को रखें। ठीक है, भारतीयता सब वस्तु ही सो यो गिनात, मतलब और भारत का जो भी वस्तु अपना देश का बना हुआ है उससे ये दूर भागने का प्रयास करते हैं, उसे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। यही कहने चाह रहे हैं हमारे कवि। ठीक है, चलिए अब क्या है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। कह रहे हैं कि देश नगर जो है वो बिल्कुल बानक की तरह बन गया है और सब का सब जो है अंग्रेजी चाल चलन अपनाते जा रहे हैं। और पूरे अगर बाजारों में भी देखा जाए तो वहाँ भी केवल अंग्रेजी वस्तुएं ही यानी कि विदेशी वस्तुएं ही बिक रही हैं। अंग्रेजी माल मतलब वस्तुएं विदेशी ही बिक रही हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी ख्याम खाली रे प्रेम धन कैसी ख्याम खाली। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो लोग जो व्यक्ति अपनी जो है ढीली ढाली धोती भी नहीं संभाल सकते। ठीक है, कभी क्या कर रहे हैं कि जो भारत का जो परिधान है धोती कुर्ता, उस धोती कुर्ता जो कि ढीला ढाला होता है उसको भी संभाल नहीं सकते, तो वे व्यक्ति उस तरह के लोग क्या देश को संभाल पाएंगे, देश का प्रबंध क्या कर पाएंगे। ये तो वही बात हो गया कि लोग केवल सपने देख रहे हैं, ख्याली जो है ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अंतिम जो है वो लास्ट है, हम देखते हैं इसको क्या है। चारहूँ बरन बढ़ाली करद खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूँ बने डफाली। मतलब कह रहे हैं कि लोगों के अंदर दास वृत्ति की जो चाह है वो चारों दिशाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है, क्या क्या बढ़ने लगा है, दास वृत्ति का जो चाह है लोगों में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है। ठीक है, चारों दिशाओं में जो है ये सब बढ़ने ही लगी है और लोग क्या करते हैं, खुशामद करते हैं लोगों की, झूठी प्रशंसा करते हैं और ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो डफाली हो, मतलब कि जैसे डफली होता है जिसको दोनों तरफ से बजाया जा सकता है, वैसे लोग बनने लगे हैं। यानी कि उनका कोई अपना विचार नहीं रहा, कोई अपना कुछ नहीं रहा, बस वो केवल परिस्थिति के अनुसार वो किसी की तारीफ़ कर देते हैं, किसी को भला बुरा बोल देते हैं, मतलब कुछ भी रियल नहीं लग रहा। यानी भारत की जो सिद्धांत है, भारत का जो चीज़ है वो अब भारत में दिखता ही नहीं है, इसलिए कवि को इस बात पर बहुत पीड़ा है। ठीक है, कवि का मन बहुत दुखी है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है जो दो है उसके सभी अर्थ मैंने आपको समझा दिए। अब हम आगे चलते हैं, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, इसमें प्रश्न किस तरीके से बनते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अब ये कविता है तो इसमें से प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं आप ही सोचिए। तो इसमें से प्रश्न बनेंगे आपको लेखक परिचय से और इस स्वदेशी कविता के कुछ एक दो पंक्तियों को उठाकर और आपको जो है वो दे दिया जाएगा और उसका अर्थ लिखने के लिए आपको कहा जाएगा अभ्यास। ठीक है, इसमें है कविता के साथ, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसमें यह बताया जा रहा है कि कविता के अंदर से कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहला ही प्रश्न दिखा रहा है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें ये समझाना है कि कविता का जो शीर्षक स्वदेशी रखा गया है वो कितना सार्थक है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर कविता को समझ गए हैं तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिखा रहा है कि कविता में को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती। जो हमारे कवि हैं उनको भारत में जो है भारतीयता नज़र कैसे नहीं आती, क्यों नहीं आती, तो इसका पूरा कारण तो ये पूरे दोहे में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं, आप पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही काम आएगा वो चीज़। चलिए अगला है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो भारतीयता को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और विदेशी रहन सहन और संस्कृति को बिना किसी ठोस कारण से अपनाते जा रहे हैं। कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है, किन चीज़ों पर, नगर पर मतलब शहर में कैसी स्थिति है, बाजार की क्या स्थिति है और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन तीनों पर जो है कवि हमारे टिप्पणी करते हैं। तो ये टिप्पणी क्या है यही हमें समझाना है। ठीक है, अगला है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। ठीक है, नेताओं के बारे में कवि ने क्या किया है ये भी आपको कविता में समझाया गया है, आपको इसमें से आराम से मिल जाएगा। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। कवि जो है डफाली किसको कहें, तो यहाँ के वैसे लोगों को जो देश का सम्मान नहीं करते और भारत में भारतीयता नहीं देखते। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं। अगला है व्याख्या करें। ठीक है,
तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो दीर्घ उत्तरीय ही आता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, मैंने आपको पहले बताया था अभी कि इसमें लिखा हुआ है कि मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। अब इस लाइन को लिख दिया गया है, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका व्याख्या करना पड़ेगा। मतलब आपको इसका आंसर ऐसे बनाना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली के काव्यखंड से ली गई है, जिसका शीर्षक है स्वदेशी और उसके रचनाकार हैं प्रेमधन जी। और इतना लिखने के बाद आपको इसका अर्थ समझाना पड़ेगा। तो ये होता है व्याख्या, ठीक है। उसके बाद अगला है अंग्रेजी रुचिगृह। अंग्रेजी रुचिगृह, अंग्रेजी रुचिगृह सकल वस्तु देश विपरीत, है ना। इसको भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। पहले इसके बारे में बताना है, कहाँ से लिया गया है, कौन रचनाकार है, किस पाठ का है, और इसका अर्थ समझाना है, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय में आता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मुझे तो सबसे पहला दोहा ही सबसे अच्छा लगा कि सबे विदेशी वस्तु न गति रति रीति लगात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, ठीक है। चलिए आपको जो है हम चलते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में साथ आप जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट कीजिए कि मैं किस विषय के किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं आपकी बात समझकर वीडियो बना सकूँ। चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।